स्वागतम। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो आज का ये स्टोरी हमारा शांगवंग होने वाला है, जिसका नाम रखा है माई डियर गॉड फादर। एंड यहाँ ये माफिया बेस्ड स्टोरी होगी। एंड इसमें टॉप हमारा विशान होगा एंड बॉटम हमारा प्यारा सा लावांग जी होगा। एंड इसमें एक क्यूट सी सिली सी बेबी गर्ल भी होगी, जो कि स्टोरी की बहुत मेन कैरेक्टर होने वाली है। एंड देखिए किस तरीके से एक क्रूल माफिया बॉस, जिसकी एक प्यारी सी बेबी है जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है, जो कि निकली है एक ऐसे मिशन में जिसमें उसे एक क्यूट सी मॉमी चाहिए, जो कि उसके फादर के लिए उसे चाहिए, जिस वजह से अपने फादर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड क्या होगा जब वो लड़की का जो रास्ते पे किस ऐसे क्यूट से बॉय के साथ उसका रास्ता टकराएगा, जो कि उसके फादर के लिए बहुत समय से पहले से क्रेज़ी है। एंड यही स्टोरी का कुछ ऊपर से थीम मैंने आपको बताया है। एंड यहाँ लॉन्ग स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रही नहीं है मेरे पे, मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे पे, क्योंकि कोई नहीं, जहाँ मैं आई हूँ तो वहाँ तो कज़न के साथ रहती हूँ, जिस वजह से मैं उनके सामने तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। एंड ऊपर से 2-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ। अगर मैं टेरेस में जाकर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो टेरेस में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। आपने प्रीवियस वाली स्टोरी में सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा नाइट के टाइम पे मैंने उसे रिकॉर्ड किया था, बट मुझे नहीं पता है मैं कब तक इस ढंग से कर पाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, आज का स्टोरी, बट हाँ मैं स्टोरी में ये बताऊँगी क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, तो मैं एक वीडियो में से ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तब आपको ज़माना हो जाएगा। अगर मैं इसे अपलोड करूँगा तब आपको बहुत बहुत बड़ा वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पार्ट्स में डाला करूँगी, जब तक मेरे पास एक फ़िक्स जगह के साथ साथ एक फ़िक्स टाइमिंग ना हो जाए कि मैं इस टाइमिंग पे रिकॉर्ड करूँ। एंड इसको डाउनलोड करने के लिए भी मुझे दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाके ही मेरे अच्छे तरीके से डाउनलोड हो पा रही है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो बिसाइड दिस प्रॉब्लम हम चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ जिसे मेरी स्टोरी पसंद है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जाए, कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द चाहिए। सो चलो हम इस कहानी का शुरुआत करते हैं। सो इस कहानी का शुरुआत हुआ था एक ब्लडी वॉर में। ये उस समय की बात है जब करीबन वो टाइम था माफियाज का। जो होता ना 90s का समय था माफियाज का। नॉट टू मच मॉडर्न वर्ड भी नहीं था और एंशंट वर्ड भी नहीं था। उस टाइम माफियाज का काफ़ी ज़्यादा, क्या कह सकते हैं आप उसे, कि माफिया से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गैंग्स थी, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स इतना नहीं चलता था उनका, एंड पब्लिक का भी काफ़ी ज़्यादा फेयर था। उस टाइम पे ही हमारी इस कहानी का पहला शुरुआत हुआ था। एक ऐसी नाइट जिसमें बारिश हो रही थी और एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल डार्क थी, बट वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून लगे हुए थे। एंड देखने से ऐसा लग रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग वॉर हुआ था, जिस वजह से लाखों गैंगस्टर की वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। कुछ लाशें तो इस तरीके से ख़राब थी कि देखी भी नहीं जा सकती थी, इतना खून खराबा। और इतना ज़्यादा लाशों के ढेर के बीच में हमें करीबन 20-24 साल के एक आदमी को एक छोटे से एक ओल्ड मैन का हाथ पकड़े हुए दिखाया गया। उस ओल्ड मैन के ना चेस्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, एंड उसका कॉन्टिन्यूसली जो खून था वो नीचे गिर रहा था। लग रहा था कि वो जो ओल्ड मैन था वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था, जैसे कि वो बस अब सब कुछ उसकी सांस से बस ख़त्म होने वाली थी। आंखों में आंसू लिए हुए और दिल में एक दर्द लिए हुए वो 24 साल का आदमी उस ओल्ड मैन के हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका लाइफ ख़त्म होने वाला है उनके जाने के बाद में, बट वो क्या कर सकता है। मैन बोलता है, आप बस सब्र कीजिए, जल्दी जल्दी वो आ जाएंगे, प्लीज़ होल्ड कीजिए, प्लीज़ आंखें बंद मत कीजिए, प्लीज़ गॉडफादर। इस तरीके से वो बोलता है। सुनने के बाद वो जो बूढ़ा था वो थोड़ा सा स्माइल करता है। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो अब जाने वाला है। इसका कोई उसने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी थी एक ऐसी जगह से
जहाँ पर सिर्फ खून खराबा था। एंड आज उसका अंत भी ऐसी जगह में हो रहा था जिसमें खून खराबा था, उस अपने लोगों का भी और उनके राइवल्स के लोगों का भी। उसकी ज़िंदगी में आज तक, लाइक उसके जन्म से लेके उसके आज मरने की मौत तक, तब तक आज तक उसने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने ट्रस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका अंत इस तरीके से होगा उसे नहीं पता था। लेकिन मन में एक दुख लिए हुए वह यही सोचता है कि इस लाइफ से कम उसके अगले जन्म में उसे एक ऐसी सुकून की लाइफ मिले जिसमें उसे खून खराबा वायलेंस नहीं करना पड़े। इसीलिए उसे इस ज़िंदगी के उसके जितने भी लवली लोग हैं उन सबको बाय करना पड़ेगा। और ये समय आ चुका था उसका। उसे पता था कि किसी दिन उसका मौत ज़रूर आएगा, और इस तरीके से आया था उसे पता भी नहीं था। मैन, जो ओल्ड मैन था, वो बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो पागल? तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा से मुझसे कहते थे कि मेरा सपना क्या है। मेरा यही तो सपना है कि एक बार मैं सुकून की सांस ले सकूं और मेरी आंखें तब खुले जब मैं एक ऐसी ज़िंदगी में आऊँ जिसमें कोई भी वायलेंस ना हो। आज फाइनली मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो हंस के सेलिब्रेट करना चाहिए कि तुम्हारे गॉडफादर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस में इन सारे कामों को छोड़ दिया। बट देखो ना, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं चाहते चाहते अपनी डॉटर को देख कर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मुझ पर नफ़रत कर रही होगी या फिर उसे गिल्ट और फॉल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो है तो बच्ची ना, उसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता था। एंड जैसे मॉन्स्टरों के बीच में मैंने उसे ला के गलती कर दी। मुझे अब ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है वो मेरी वजह से हुई है। अगर वो मेरे घर पे जन्म नहीं लिया होता उसने, तो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की डॉटर बन के जी रही होती, एंड उसका अभी तक शादी हो जाता। लेकिन देखो ना, वो मेरी बेटी, मेरा नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ में एक ऐसे क्रिमिनल का नाम उसके साथ जुड़ा है जिसकी वजह से सारे लोग सिर्फ उसे हार्म करने पे लगे पड़े हैं। एंड मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगा था मैं अपने पावर के दम पे हमेशा अपनी बेटी को संभाल के रखूँगा, उन मॉन्स्टरों के हाथ में नहीं आने दूँगा। लेकिन मेरी किस्मत कैसी गई, मैंने बिज़नेस पे इतना ध्यान दिया कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं चला। एंड अब जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ तो मुझे उसकी चिंता खा रही है कि मेरे जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा, कौन रखेगा उसके होने वाले बच्चे का। वो मासूम है, वो अकेली है। मुझे डर लग रहा है। इस दुनिया में मैंने इतने सारे दुश्मन बन रखे हैं कि मेरी मौत के बाद में वो सभी उसे नोच खाएंगे। ये सोचते ही उसके मन बहुत ज़्यादा भारी हो गया। सामने बैठा हुआ आदमी, वो बहुत रो रहा था। वो बोलता है, गॉडफादर आप ऐसा मत कीजिए, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आपने तो कहा था कि आप फॉरएवर के लिए हमारे साथ रहेंगे। आप तब तक रहेंगे जब तक आप मुझे आप उनकी उसकी मैरिज नहीं कर देते। आपने कहा था कि आप उनकी बेबी के साथ खेलना चाहते हैं। तो गॉडफादर आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूँगा? तो मैं किसको गॉडफादर बोलूँगा? प्लीज़ आप थोड़ा सा रुक जाइए बस। मुझे पता है कि आप नहीं मर सकते हो। ये सुन के वो ओल्ड मैन हंसता है एंड वो बोलता है, जन्म लेना किसी के भी हाथ में नहीं होता और मरना भी किसी के हाथ में नहीं होता है। बट तुम्हें मुझे रो के विदा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझे हंस के विदा करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, एंड तुम क्यों ना करो, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ में रहूँ। हाँ, मुझे पता था कुछ समय पहले मैंने कुछ ऐसा ही बोला था, लेकिन लाइफ और एज किसी का भी वेट नहीं करती है। कोई भी आखिरी सांस में किसी के साथ नहीं रहता है, बस रह जाती है आपकी आत्मा, और वो बॉडी भी तुम्हें छोड़ देती है। सिर्फ सोल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा तुम्हारे साथ में रहती है। और रही बात मेरी ज़िंदगी में पहले से कुछ नहीं था। मेरी ज़िंदगी में जो भी आया वो चला गया, एंड कहीं ना कहीं मेरी वजह से, मेरे कर्मों की वजह से उसको हार्म ही हुआ। लेकिन देखो ना, मेरा अंत भी तो इतना ही बुरा हो रहा है
मैं अपने अंत में अपने बेटी को देख भी नहीं पा रहा हूँ, उसके होने वाले बच्चे को भी नहीं देख पाऊँगा। मुझे पता है कि वो गिल्ट फील करी होगी, ये सब उसकी वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे कर्म है, मेरे कर्मों की वजह से ही वो सारी चीज़ें भुगत रही है, और कहीं ना कहीं मेरे मरने के बाद भी वो भुगतेगी। मुझे देखकर सोच के ही डर लगता है कि मेरे मरने के बाद कौन उसे संभालेगा, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा, कौन होगा जो कि उन लोगों से उसे दूर ले जाएगा। ये सोच के वो यही सोच रहा था, लाइक मतलब उसका दिमाग थोड़ा दिल भारी हो रहा था। मैन बोलता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे, आप ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना, आप सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आप हमें छोड़ के मत जाइए। आदमी बोलता है, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे पता है, मैं चाह रहा हूँ सान, और मेरे जाने के बाद मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ सान। तुम इकलौते एक ऐसे इंसान हो जो कि मेरी फैमिली हो, एंड जिसमें मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मैं सुकून से मर सकता हूँ। जान, हाँ वो जान था। जान बहुत रो रहा था, क्योंकि उसकी इकलौती फैमिली आज ख़त्म होने वाली थी, सब डिस्ट्रॉय होने वाला था। जान बोलता है, गॉडफादर प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज़। वो इंसान बोलता है, नहीं, मैं अपनी मौत को तो ये नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन हाँ, चाहते चाहते एक और पाप ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि मैं मरते मरते भी सेल्फिश हो रहा हूँ, मरते मरते भी तुमसे कुछ मांग के सा रहा हूँ सान, कि तुम मेरा एक एक प्रॉमिस मुझसे करोगे। ऐसे कह के उसकी सांसें अटक रही थी। सान बोलता है, हाँ आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं होगा। वो मैन बोलता है, तुम ज़िंदगी भर मेरी बात सुनते रहे, तुम ज़िंदगी भर मुझे फॉलो करते रहे, तुम ज़िंदगी भर मेरी परछाई की तरह रहे। जान, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे तुम्हारे लिए भी उतनी चिंता है जितनी मेरी बेटी के लिए है। मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बट आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इतना नहीं दिया है कि तुम मेरे लिए सब कुछ करो, तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ करते हुए आ रहे हो, एंड मैं आज फिर से तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। सान बोलता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने मेरे को खाना नहीं दिया खाने के लिए, किसी ने मेरे को घर नहीं दिया, तब आप थे जिसने मुझे मेरा घर दिया। आपने मुझे अपनी फैमिली की तरह रखा, आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखा, आपने मुझे समझाया है किस तरीके से फैमिली होती है, आपने अपनी फैमिली में मुझे जगह दी। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। वो इंसान बोलता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही चीज़ मैंने हमेशा सही की है, बट फिर भी जान, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आखिरी बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दोगे। तो जान बोलता, हाँ मैं आपको ज़रूर दूँगी, आप बताइए तो वो इंसान बोलता है, जिसकी लाइक ऑलमोस्ट बहुत कम हार्ट बीट थी, वो बोलता है कि जान, मेरे जाने के बाद तुम मुझसे वादा करो कि तुम जी मिंजी से शादी कर लोगे, तुम उसके बच्चे का ख्याल रखोगे, तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखोगे, और दुनिया में कभी भी उसका नाम खराब नहीं होने दोगे, तुम किसी को पता नहीं लगने दोगे कि वो बच्चा किसी और का है, तुम उसे अपने बच्चे जैसे पालोगे एंड उसे अपना नाम दोगे, बोलो तुम करोगे। इस तरीके से कहकर जान थोड़ा शॉक हो जाता है। जान बोलता है, बट मिंजी तो उसके फादर बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि मिंजी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहन जैसी है, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक पाप करके जा रहा हूँ, लेकिन जान, पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मैं और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी ये बात सुनोगे, क्या तुम उससे शादी करोगे, उसके बच्चे का ख्याल रखोगे,
उसे अपना नाम दोगे? जान कश्मकश में था। जान को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? लेकिन वो यही सोचा था। बट मिंजी तो उसकी दोस्त है ना, एंड उसकी मिमी जैसी है। लेकिन फिर भी उसके गॉडफादर ने उससे कुछ मांगा है। जान मना नहीं कर सकता है, और सिचुएशन ऐसी है कि वो बिल्कुल भी नहीं मना कर सकता है। जान गॉडफादर की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, फादर ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ज़रूर मिंजी से शादी कर लूँगा, बट आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं वादा करता हूँ मैं उसे अपना नाम दूंगा, उसके बच्चे को खुद पालूंगा, उसे प्यार करूँगा, बट आप मुझे छोड़ के मत जाइए ना। अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा? इसमें उसके फादर बोलते हैं, लाइक वो जो ओल्ड मैन था वो बोलता है, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी इंसान के सहारे से जी जाता है। तुम्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा, तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई रहेगा। एक ऐसा इंसान जो कि तुमसे प्यार करेगा, एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हें अंधेरे से उजाले तक लाएगा, एक ऐसा इंसान जो कि मेरे पाप को खुद धोएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। एंड वो इंसान तुम्हें ज़रूर मिलेगा जान, वो सच में इंसान तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एंड मैं प्रे करूँगा कि जल्द से जल्द तुम्हें एहसास हो जाए इन सारी चीज़ों का। और हाँ, तुम मुझसे एक और वादा करो कि तुम हमेशा अपनी फैमिली को माफिया बिजनेस से दूर रखोगे, किसी को पता नहीं लगने दोगे तुम्हारी फैमिली में कौन है। जैसे कि मैंने ये गलती करी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली भी है। तुम हमेशा अपने प्रोफेशन और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखोगे। और हाँ, मिंजी का ख्याल रखना, उसे बोलना कि उसके फादर उसका फॉल्ट नहीं मानते हैं। उसने जो किया बचपने में किया, उसने जो किया प्यार के लिए किया, जो कि वर्थ इट नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा है एंड उसकी खुशी के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये सब हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा एंड वो अपने आप को दोषित करेगी कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इंसान मेरी तरफ से उसे ज़रूर बोलना कि इसकी कोई गलती नहीं थी, जो सब था वो कुदरत का था। एंड आज मेरी मौत लिखी थी तो मैं मर रहा हूँ। बट हाँ, उसे बोलना हमेशा खुश रहना, इंसान उसे शादी ज़रूर करना, उसका ख्याल रखना। और हाँ, तुम अपना भी ख्याल रखना। एंड मैं ये प्रे करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई पर्सन ज़रूर आएगा जो कि तुमसे प्यार करेगा। ये कहकर वो अपनी आखिरी सांसें लेता है एंड वो मर जाता है। ये देख कर जान बिल्कुल बिखर जाता है, उसकी बॉडी पे सर रख के रोने लग जाता है। एंड उस दिन जान ने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ उसने खो दिया था। अब उसी रेनी नाइट में हमें जान को अपने साइड का, जो साइड के चेस्ट के साइड में उसको भी गोली लगी थी, उसे पकड़ पकड़ के जाते हुए किसी गली में जाते हुए दिखाया गया। वो गली में चल रहा था एंड उसके हाथ में एक गन थी। जान थक गया था क्योंकि इसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, बुलेट अंदर तक जा चुकी थी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जान ने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कुछ बांधा हुआ था, लेकिन खून तो वैसे भी निकल रहा था। जान की आंखों में इमोशन थे, आंसू थे एंड उसने सब कुछ पीछे छोड़ा था, जिसमें उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। दीवार का सहारा लेते लेते जो जान था वो आगे बढ़ रहा था एंड कहीं ना कहीं वो अभी भी असुरक्षित था। कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। जान जैसे उस गली में जा रहा था जहाँ बारिश चल रही थी, तभी कूड़े के पास में एक ज़ोर से आवाज़ आती है, जिसमें कुछ लोग कुछ वहाँ पर थोड़ा बहुत सीन टाइप का था। जान उन सारी चीज़ों को, लोगों को, यंग बॉय ने 2 आदमियों को किसी को धमकाते हुए दिखाया है। जान कंफ्यूज था, उसकी आंखें गिजी हो रही थी बहुत ज़्यादा। जान आगे बढ़ता है एंड वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है एंड वो कन्फ्यूजन में देखने वाला था कि वहाँ कौन था, तो वो आगे बढ़ते हैं। जैसे वो वहाँ पर देखता है तो वो देखता है कुछ 2 लड़के एक छोटे से कम से कम 12-11 साल के लड़के को बुली कर रहे थे। बुली नहीं, वो उसको
पैसों के लिए, या फिर वो अकेला था, उसकी छोटी सी साइकिल टूट गई थी एंड वो वॉल के पास में टूटी नहीं थी, ऐसे फेंक दिया गया था। एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना क्यूट था, वो रेन कोट पहना हुआ था, उसके हाथ में कुछ था लाइक एक पॉकेट जैसा जिसमें पैसे हों, एंड वो बहुत डरा हुआ था। चिक्स पिंक थे एंड जो वहाँ पर ठग थे ना, मतलब जो होते ना सड़कों में जो पैसे छीनने वाले होते हैं ना, वो थे, वो उसे परेशान कर रहे थे। एंड वो बच्चा उन पैसों को नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, तो वो उसे परेशान कर रहे थे, बार बार उसे परेशान कर रहे थे एंड उसके साथ रफली बिहेव भी करते थे। जिसमें एक आदमी जिसके राइट आइज़ के ऊपर कट था, वो बोलता है, हे लड़के, ये पैसे को मुझे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से। एंड वो जो छोटा सा बॉय था ना, वो बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरे पैसे हैं, हट जाओ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा, ये मेरे पैसे हैं, तुम यहाँ से जाओ, इस तरीके से वो बोल रहा था। लेकिन वो ठग नहीं मानते थे। जान जब ये दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे अपना एक बचपन बना उसे याद आता है कि इस तरीके से वो भी तो लाइक उसे भी तो किस तरीके से इंसानों ने, मतलब जो जब वो रोड पे सोता था तो इस तरीके से तो उससे पैसे छीने जाते थे एंड उसी टाइम पे उसे गॉडफादर ने बचाया था। एंड हमेशा उनके गैंग का रूल था कि बच्चों और जो औरतों में बिल्कुल भी वो उनको सेव करना एंड उन पे कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। जान हर लेसन को जानता था, अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ के हर एक मिशन में उसने कभी भी किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी औरत को मरने नहीं दिया था। और जान यही सारी चीज़ें अपने गॉडफादर से सीखी थी। उस बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं उसे अपना अपना बीता हुआ कल याद आ गया, जो कि वो पीछे छोड़ के आया है, जो कि बिल्कुल मर चुका है। अब वो एक ऐसा जान बन चुका है जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है। अब वो आगे जो भी करेगा वो किसी और की लाइफ के लिए करेगा, लेकिन उसका लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो किसी और के नाम से जीने वाला है। जान ये सोचता है, जान लड़खड़ा रहा था लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँच जाता है। जब वो ठग उस बच्चे के बालों को पकड़ने वाले थे, तभी जान वहाँ पर खड़ा होके उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वो इंजर्ड था। वो उन दोनों को बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इस जगह शूट करूँगा कि आज के बाद किसी बच्चे को तुम परेशान नहीं कर पाओगे। इस तरीके से बच्चे से मतलब जान गुस्से में गुर्राता है। जान की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो गुस्से में था एंड उसकी आँखें इतनी रेड थी कि 2 मिनट के लिए वो सभी लोग दोनों लोग डर गए। वो मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हाथ में जान की गन देखी तो वो डर के वहाँ से भाग गए, लाइक वो डर गए थे। वो बच्चा स्टंट रह गया, लाइक जान कुछ ऐसी हीरो वाली एंट्री उसने ली एंड उस बच्चे को बचा लिया। वो बच्चा उन ठगों को जाते हुए देख रहा था, जो कि वहाँ पर 9 तो 11 हो गए थे और जान कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। जान पीछे मुड़ता है एंड जब वो पीछे मुड़ता है तो उसका फेस एकदम क्लियर था। हाँ, कहीं ना कहीं उसके लिप्स में ब्लीडिंग हो रही थी एंड थोड़ा सा फोरहेड में भी इसका लड़ने की वजह से खरोच थी, लेकिन हाँ उसका फेस साफ दिख रहा था। हेयर पीछे थे एंड ऐसा चेहरा जो कि किसी की नज़र में परफेक्ट था, वो आज थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन आंखों में काइंडनेस, हाथों में कुछ खून लिए हुए जान उस बच्चे से जेंटली पूछता है, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें इंजर्ड तो नहीं किया या फिर चोट तो नहीं पहुँचाई? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए। ऐसे जेंटल वॉइस सुन के वो लड़का बस टर्न रह गया। वो जान को देख रहा था और कहीं ना कहीं एक अजीब सी नज़रों से वो जान को देख रहा था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया जान को देखने के बाद। जान बोलता है, तुम कहाँ रहते हो? तो वो लड़का बोलता है, थैंक यू मेरा हेल्प करने के लिए। मैं यहाँ से वहाँ टॉय शॉप में जा रहा था और इन लोगों ने मुझे कॉर्नर कर दिया और मुझसे मेरी पॉकेट मनी मांग रहे थे। बताओ, ये मैंने बहुत सारा मुश्किल से ख़रीदा था। इस तरीके से वो बच्चा बोलता है। जान ये बात सुन के कहीं ना कहीं हंसता है, क्योंकि वो बच्चा ऐसा शर्मा रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हुआ। जान
अ, उसी साइड में जो वॉल थी उसमें बैठ जाता है, उस बच्चे को देखता है, वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये गली खतरनाक है। तुम जाओ, तुम जाओ और क्या कहते हैं, हो सके तो जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाओ। वो लड़का वहीं पर ही खड़ा था, जान काफ़ी ज़्यादा अब बेहोश होने वाला था ऑलमोस्ट। बच्चा बोलता है आप कौन हो और ये आपको दर्द हो रहा है क्या? जान हंसता है और बोलता है इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, तुम घर जाओ, ये रात में दोबारा से बाहर मत निकलना। बच्चा जान को देखता रहा, इंसान वहीं पर बेहोश हो गया, उसके हाथ से गन छूट गई। वो बच्चा जान को देखते ही रहा। वो बच्चा जान के पास आता है, उसके चिक्स पे अपनी उंगली को पोक करता है एंड वो बोलता है अंकल, अंकल, मिस्टर, इस तरीके से वो हिलाने लग जाता है, बट जान बेहोश हो गया था। वो बच्चा जान के ना इंजरी में देखता है तो वो बोलता है अरे इन्हें तो बहुत बड़ी चोट लगी है, ये तो हीरो है ना, एकदम गॉड की तरह, क्या मुझे इन्हें बचाना चाहिए? यही सोच के वो बच्चा बोलता बट मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे हैं, कोई बात नहीं, टॉय बाद में खरीद लूँगा, पहले मैं इनको मेडिसिन ला कर दे देता हूँ। ये कह के वो बच्चा वहाँ से अपनी छोटी मोटी सी जो साइकिल थी उसे पकड़ता है और वहाँ पर सामने वाले मेडिकल स्टोर में जाता है। और वो बच्चा इतना छोटा था ना, लाइक वो उछलता है, वो क्या कहते हैं उछल चल के बोलता है हेलो अंकल, इस तरीके से जो मेडिकल वाला था ना, तो वो बोलता है हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोबो? तो वो बोलता है हाँ अंकल मैं मेरे को थोड़ा सा एंटीसेप्टिक मिलेगा क्या, वो जो खून इंजरी में लगाते हैं ना, तो इस तरीके से। तो इसमें वो मेडिकल वाला जो था ना, वो उस बच्चे को जानता था। वो बोलता है बोबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हारी मदर को पता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है हाँ अंकल कॉल मत करना। तो उसके जो मेडिकल वाले थे ना, तो वो बोले तुम कब कब सुधरोगे तुम? हाँ मुझे पता है तुम फिर से घर से भाग के आए हो ना, रुक जाओ, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ मैं। इस तरीके से कह के वो बो का हाथ पकड़ लेता है और वो बच्चा बोलता है अंकल छूलिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो इस तरीके से वो बोलता है। तो वो बच्चा बोलता है जो मेडिकल वाला था वो कॉल मिलाता है, बोलता है हेलो मिस शाओ, ओ मिस मिस वांग, आपका लड़का यहाँ पर मेडिकल में आया है और देखो ना। तो वहाँ से वाले तो वो उसे वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसको लेने के लिए, वो आज गया मेरे हाथ से, इस तरीके से। एंड वो मेडिकल वाला जो बोबो था ना, हाँ वो हमारा छोटा सा ईबो था, उसके हाथों को पकड़ लेता ना, बोलता तुम यहाँ बैठो, तुम शैतान, देखो दिखने में कितने भोले हो, ट्रबल मेकर, यहाँ बैठो, तुम्हारी मॉम आ रही है। बट ईबो बोलता बट मुझे तो वहाँ जाना है। तो बोलता चुप। तो ईबो चुप हो गया। एंड थोड़ी देर के बाद, कम से कम 5 दिन के बाद, 10 मिनट के बाद में ईबो की मदर स्कूटी में वहाँ पर आ गई एंड आते ही बोलती है कहाँ है वो लड़का? एंड मेडिकल वाला दिखाता है एंड ईबो वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। अभी वो खींच के जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी मदर बोलता है ईबो। तो ईबो बोलता है मम्मी। तो वो बोलता तुम कब बाहर निकले? तो ईबो बोलता है ये मम्मी वो है। तो उसकी मदर बोलते हैं हाँ तुम्हें टॉय लाने के लिए क्या मना किया? तुम तो भाग गई, घर से भाग गई, देखो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करनी पड़ी है। ईबो बोलते मदर तो इस तरीके से। तो उसकी मदर ना ज़बरदस्ती ईबो को स्कूटी में खींच रही थी, लाइक लेकर आई थी। ईबो बोलता है मदर पर मेरी बात तो सुनिए ना। तो उसकी मदर बोलते क्या है? तो उस ईबो बोलता है वो वहाँ पर ना एक आदमी है, मैं ना उसकी मदद कर रहा था छत में, माता तन, इस तरीके से बोलता है। तो वो बोलता है तुम झूठ भी बोलने लगे हो? तो ईबो बोलता है नहीं मदर छत में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ है एक लड़का आदमी जिन्होंने मेरी मदद करी, तुम गॉड की तरह, आप चलिए ना मदर, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, हमें जो हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो उसकी मदर बोलता है तुम सच बोल रहे हो? तो ईबो बोलता है आई स्वेयर, आपकी कसम। उसकी मदर बोलता है देखो मेरी कसम मत खाना, ये 10वीं बार है तुम मेरी कसम खा रहे हो और मैं सीढ़ियों से 10 बार गिर गई हूँ। तो ईबो बोलता है नहीं ये छत है, छत में। तो उसकी मदर बोलता है ठीक है हम देखते हैं, और अगर नहीं हुआ ना देख लेना मैं तुम्हारा भरता बना दूँगी।
ऐसे कह के मिस वांग वहाँ से जाती है। इबो उसे खींच खींच के ले जाता है गली में। एंड जब वो गली में पहुँचते हैं ना, जिस जगह पे, वहाँ पर वो इंसान नहीं था, वो गायब हो गया था। तो जैसे ही वो बोलता है अपने सर को खजाते हुए, बट वो तो यहीं पर था ना अंकल, कहाँ गए आप गॉडफादर, इस तरीके से। उसकी मदर बोलता है इब्बो। इब्बो बोलता है मदर यहाँ पर था कोई सच में, उसने मेरी मदद करी एंड इब्बो को वो पसंद आ गया है। तो उसकी मदर बोलता है इब्बो तुम हो? तो इब्बो बोलता है मदर। उसकी मदर ना उसके कान पकड़ती है, बोलते तुम चलो घर, तुम्हें तुम्हारे फादर से कुटवाती हूँ मैं। तो ईबो बोलता है बट वहाँ था ना छत में। ईबो ने तो बच्चों के भी प्लान बना दिए थे, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एकदम टॉल। उसकी मदर बोलते मुझे लगता है कि तुम्हें कार्टून और फिल्म दिखाना बंद करना पड़ेगा। क्या क्या बोलने लगे हो तुम, ढंग से तुम्हें ABCD नहीं आती है और तुम कपल बनाओगे। तुम रुक जाओ, तुम्हारे फादर को आने दो, आज बताती हूँ मैं तुम दोनों को। तुम अपने फादर की वजह से बिगड़े हुए हो, अगर वो तुम्हारे सामने वो हरकत नहीं करते ना तो तुम चलो एक बार। ऐसे कह के वो ज़बरदस्ती इबो को स्कूटी में बिठा के, इबो को पिगी वाला हेलमेट पहना के वहाँ से चली जाती है। इबो सर खुजलाता हुआ रह जाता है, अली वो इंसान कहाँ गया, वो तो वहीं था ना, इस तरीके से। तो इबो बोलता है क्या वो चला गया, क्या वो गॉड था, क्या वो फैरी थी, क्या छत में वो मिला होने वाला हस्बैंड था है। हाँ, मिस लूलू ने तो मुझसे कहा था ना जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे कोई मिलेगा जो कि मेरा ख्याल रखेगा, एंड वो उन्होंने मेरा हेल्प करी। मैंने देखा है ड्रामा में तो अगर कोई किसी का हेल्प करता है तो बाद में जाके उन दोनों को प्यार हो जाता है एंड उनका शादी हो जाता है। इसका मतलब है मेरी उनसे शादी होने वाली है क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है, उन्होंने मुझे प्यार से भी बोला था। तो इसका मतलब है बोबो का होने वाला हस्बैंड वही बनेगा। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी, हे भगवान। बट वो कहाँ गया, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। और मम्मा मेरा यकीन भी नहीं कर लिया। बट कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो ज़रूर उनको ढूंढ निकालूंगा एंड उनको प्रपोज कर दूंगा, जैसे कि फिल्मों में दिखाते ना, एक घुटने में बैठ के फ्लावर दे के किच करके ही इस तरीके से करूँगा। एंड वो बड़बड़ा रहा था। उसकी मदर बोलते हैं तुम घर तो चलो ना, तुमको मैं बताती हूँ, हंसी ज़्यादा आ रही है ना तुम्हें बताती हूँ। 3 दिन तक अगर बैंगन खाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा क्या होगा। ईवो बोलते बैंगन मदर। उसकी मम्मा चुप, एंड ईवो चुपचाप वहीं से ना वो स्कूटी चली जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है जब ईवो इसकी मदर चले जाते हैं तो सान जो कि बेहोश था एंड एक पर्सन नहीं, एक नहीं 2 पर्सन उसे उठा के कार में रखते हैं। दोनों कहीं ना कहीं सान के एज के थे। एक बोलता है शुक्र है कि हमने जान को पहले ही ढूंढ निकाला, नहीं तो अगर राइवल गैंग ने उसे पकड़ लिया होता ना तो वो उसे भी मार देते। अब हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लगता है उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। वो बोलता हाँ, तुम एक काम करो, उसके खून को टाइटली और बांध लो वाउंड्स को, और जितना हो सके उसके खून को कम निकलने दो, तब तक मैं ड्राइव करता हूँ। और हाँ, उसके बाद कॉल भी करो, हमें मिंग जी को सुरक्षित ले दूसरी जगह शिफ्ट कराना पड़ेगा। इसमें ये सुन के हमारा जो वो कार वहाँ से चली गई एंड वहीं पर ही रेन जो बारिश थी वहाँ से गायब हो गई। यहाँ से पूरा का पूरा सीन कट करके हमें दिखाया जाता है 6-7 साल के बाद। 6-7 साल, अब चाइना मॉडर्न हो गया था एंड यहाँ पर बिजनेस एंड काफ़ी टॉल टॉल बिल्डिंग्स थी। अब माफियाज थे लेकिन अब थोड़ा पुलिस का राज भी था। अभी भी इलीगल काम होते थे लेकिन अभी भी पुलिस थोड़ा अब चौकन्ना हो चुकी थी। 6-7 साल के बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली के घर को, जिसमें सुबह सुबह हमें खाना बनाती हुई एक लेडी एंड ड्राइंग हॉल में टीवी देखते हुए एक मैन को दिखाया गया जिन्होंने चश्मे पहने हुए थे। लेडी बहुत देर से खाना बना रही थी, तभी वो देखती है सुबह के 7 और 8 ऑलमोस्ट बन चुके थे एंड वो ज़ोर से बर्तन का एक हिस्सा फेंक के अपने हस्बैंड के कोने पे सर पे मारती है। जैसे वो बर्तन आता है तो वो फाइनली हस्बैंड भी उसे कैच कर लेता है, जैसे कि वो एक्सपर्ट था। रोज़ाना यही हाल है। लेडी बोलती है
हुआन खड़े हो और जाके उस लेज़ी बच्चे को उठाओ, उसका उसका कॉलेजिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसे तैसे करके पीछे से वो पास हो गया एंड फाइनली पता नहीं आर्ट उसने कॉलेज ले लिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। जब तक उसके दिमाग से ना वो गॉडफादर का भूत नहीं निकलता ना, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, पहले तो वो सिर्फ शरारती था और अब पागल भी होता गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा जो चस्का है ना के ड्रामा सी ड्रामा देखने का, वो उस पर भी चढ़ गया है। हुआन उस लड़की के हस्बैंड थे। वो बोलता है कम ऑन डार्लिंग, और वो अभी बच्चा है ना, एंड वैसे भी मुझे भी नहीं पता है कि वो किस गॉडफादर के बारे में बात करता है। जब से वहाँ पर उस दिन वो भागा था, तब से उसके अंदर भूत चढ़ रहा था। एंड कितनी बार तो तुमने भी समझाया है, बट वो मानता ही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो जो बच्चा करना चाहता है उसे करने दो। लेडी बोलती है अच्छा, और तुम्हारी तरह बन जाए लेज़ी है, उसे अपनी ज़िंदगी जीना है। और हाँ, मैं इस घर में 2 लेज़ी पर्सन को नहीं पाल सकती हूँ। जाओ और जाके उसे उठाओ। हुआन जो अपनी बीवी से बहुत डरता था, एंड वो बोलता है ओके माय मैजिस्ट्री, अभी उठाता हूँ। एंड उसके बाद वो टीवी को ऑफ करता है एंड फटाफट से जो स्टेयर्स में जाता है और एक बहुत प्यारे से दरवाजे के पार में नॉक करता है। एंड वो धीरे से बोलता है माय डार्लिंग बेबी, तुम उठ गए, इस तरीके से बोलता है। फिर से बर्तन फेंकने की आवाज़ आती है एंड वो लेडी बेलन लेके बाहर आती है एंड वो बोलता है माय डार्लिंग माय बेबी। इस तरीके से बोलोगे तो वो हमेशा कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा। तुम पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है किस तरीके से बच्चे को उठाया जाता है। मैं तो तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी। उसे ज़ोर से उठाओ एंड उसके ऊपर पानी फेंको। एंड हुआन बोलता है माई लव डू नॉट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाएगा। एंड वो देखो ना थक गया है, कितना ज़्यादा मेहनत करता है ना मेरा बेटा। हुआन की वाइफ मिस शाओई, हाँ मिस वांग शाओई बोलती है अच्छा तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करता है। क्या मेहनत करता है ज़रा मुझे बताना। तो हुआन बोलता है ये तो जानते हो ना हमारा बेटा कितना मेहनती है, तुम्हें पता है ना, इतने बड़े आर्ट डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ है स्कॉलरशिप से, तो है ना बड़ी बात। इसमें ये बोलती है अच्छा एंड ज़रा मुझे बताओ कि वो सारी ड्राइंगें किसने बनाई थी। तो हुआन बोलता है आई मीन उसने ही बनाई होगी ना, हमारा बेटा कितना टैलेंटेड है ना, है ना। तो ये बोलती है हिम्मत मत करना, मुझे पता है कि तुम दोनों बाप बेटों के दिमाग में क्या चलता है। मैं ज़िंदगी में तुम दोनों को नहीं झेल सकती। मेरे तो कदम फूट गए थे कि मैंने तुमसे शादी करी, एंड दूसरा कदम मेरा तब फूटा जब मेरा बेटा हुआ। मुझे तो समझ नहीं आता, एक गुण भी उसके अंदर मेरे नहीं है, वो तुम पे गया है पूरा लेज़ी। ऐसे कह कर हुआन की वाइफ अंदर चली गई। हुआन को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी जानता था उसकी वाइफ ऐसी है, चिंता करने वाली बट प्यार करने वाली भी बहुत थी। हुआन बोलता है चलो फटाफट से बेबी को उठा लेता हूँ, नहीं तो ये मेरे पर चढ़ जाएगी। उसके बाद हुआन ना डोर को धीरे से ओपन करता है एंड डोर के जैसे ओपन होता है तो उसमें ना बहुत ज़ोर से एक फ्रेम नीचे गिरता है। एंड जैसे वो घर के जो कमरा था उसके अंदर घुसता है तो हर कमरे के हर जगह पे एक अनजान से स्ट्रेंजर की पेंटिंग्स बनी हुई थी, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक वाली, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक था, लेकिन एक इंसान की पेंटिंग बनी हुई थी जो कि सही से बनाई भी नहीं गई थी। और हर जगह पता नहीं नीचे उनके गॉडफादर माई क्रश माई लव इस तरीके से सारी चीज़ें थी। पूरा रूम टॉय से भरा हुआ था एंड वो भी अब पता नहीं जो होते हैं ना एनिमी वाले टॉय होते हैं ना, लड़कों वाले वो वाले टॉय। एंड हर जगह यही थी, लव स्टोरी की बुकें, रोमांस, हाउ टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू, इस तरीके की जो बुकें होती हैं ना, जो लाइक थोड़ा रोमांटिक बट थोड़ी बहुत चीज़ी वाली, वो होती ना वाइब देने वाले, वो थे। एंड हुआन जानता था कि ये उसका बेटे की रूम है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हुआन अंदर आता है एंड वो अपनी सोती हुई आत्मा को देखता है, लाइक उसके ज़िंदगी का दूसरा प्यार, वो भी उसका बेटा। पहले प्यार तो उसकी मॉम एंड दूसरा प्यार उसका बेटा। उसके बाद हुआन उसके बेड में साइड में बैठता है एंड वो बोलता है नॉक नॉक,
इज़ पिगी ओपन, क्या मेरा पिगी उठ गया है? तो ये सुन के जो कमर के अंदर से आवाज़ आती है, बोलते हैं डैड नहीं, पिगी अभी भी सो रहा है, अब जाओ यहाँ से। इस तरीके से हुआन बोलता है ओ माई पिग, बट उठना पड़ेगा तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ना थोड़ी देर के बाद तुम्हें मारने वाली आने वाली है, तो फटाफट से उठ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो लेडी तुम्हें मारे पीटे। तुम उठ रहे हो ना? हाँ। तो वो बोलता है डैड मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो वो बोलता है बट तुम्हें आर्ट जाना था ना, आर्ट स्टूडियो में। तो वो बोलता है मैं नहीं, मैं बाद में जाऊँगा। तो हुआन जानता था कि इस तरीके से उसका बेटा नहीं उठेगा। वो बोलता है अगर तुम नहीं उठ रहे हो ना बोबो, तो तुम्हारी मॉम तुम्हारी सारी पिक्चर्स और तुम्हारी गॉडफादर की जितनी पेंटिंग थी ना सब जला देगी। ये सुन के ईबू बोलता है क्या? ऐसे कह के हमारा जो ब्लैंकेट था वो बाहर आता है एंड वहाँ से एक क्यूट से बट मैसी बॉय को दिखाया गया। वो हमारा ईबो था, वांग ईबो। ईबो की आंखें सोटुडू सी थी, उसके बाल आगे पीछे हो रखे थे और उसके गाल रेड थे, लाइक पेंट उसमें लगा हुआ था एंड हाथ भी पेंट से संधे हुए थे। ईबो अभी 18 to 19 ईयर ओल्ड एक छोटा सा बॉय था। छोटा सा नहीं कह सकते आप, एक बॉय था जो कितना प्यारा था ना, इतना प्यारा था, जिसकी मॉम डैड से बहुत प्यार करते थे। और ईबो एक लिविंग डॉल थी, लाइक एक प्यारी सी डॉल जिसे हर कोई पसंद करता था। ऐसा बिहेवियर जो कि इतना ज़्यादा चाइल्डिश है, ऐसा प्रीटी फेस जो कि बहुत क्यूट है, एक ऐसा माउथ जो कि कभी नहीं रुक सकता बक बक करे बिना, और क्या कहते हैं एक ऐसे गाल जो कि हर एक इंसान को ब्लश करवा दे, वैसा हमारा वांग ईबो था। ईबो इतना प्यारा था ना कि कोई भी उसे चुरा लेता एंड इसी वजह से वो अपनी मॉम डैड का बहुत सारा दुल्हारा था। ईबो अभी 18-19 ईयर हो चुका था एंड वो उसकी हाइट लाइक नॉर्मल से मीडियम थी। इवन ईबो की थोड़ा सा हम स्टडी का देख लेते हैं। वैसे तो ईबो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ईबो पढ़ने लिखने में बहुत लाइक कह सकते हैं ना, पीछे से जो एवरेज होते हैं ना, जो सिर्फ काहे के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं सिर्फ पास होने के लिए, वैसा हमारा ईबो था। ईबो की कई क्लासेस को ना उसने बड़ी मुश्किल से पास किया है, बट ईबो का पैशन था ड्राइंग पे, तो इसी वजह से फाइनली वो एक ड्राइंग इंस्टीट्यूट में उसने उसकी आखिरी एग्ज़ाम देने के बाद में अप्लाई कर दिया था। एंड पता नहीं कैसे, भगवान जाने, अभी तक वो उसकी मॉम डैड भी शौक है कि उनके बेटे को कैसा एडमिशन मिल गया वहाँ पर। बट खैर ईबो ने एडमिशन ले लिया एंड ईबो को ना बहुत ज़्यादा चस्का था, किस चीज़ का? ड्रामास का एंड रोमांटिक चीज़ों का। एंड वो हर रात को एक ही सपने देखे करता था, वही पर्सन के जो कि उसकी लाइफ में उसके जहनों में बस हर जगह छाया हुआ था, जिसे वो पाना चाहता था, जिससे वो दोबारा से मिलना चाहता था, इजहार करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ बेबी भी करना चाहता था। ये ईबो का सपना था एंड उसका फैमिली चाहता था, क्योंकि ईबो के दिमाग में बस वही भरा था एंड उन्हें नहीं पता था कि ये बीमारी उनके बेटे के अंदर कहाँ से आई। उन्होंने कई ज्योतिषों को दिखाया, कई झाड़ बूढ़ों को भी दिखाया, कई डॉक्टरों को भी दिखाया, बट किसी का हिम्मत नहीं हुआ ईबो को वो भूत जो उसका अंदर का भूत था ना, उसके पता नहीं कौन सा गॉड फादर उसको लेकर, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंजर है, जिसके बारे में पता नहीं वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। कई बार साइकेट्रिस्ट को भी ईबो इतना परेशान कर देता था कि वो हार मान के बोलता था कि ये बस क्या कहते हैं मेंटल है, बस इसे घर ले जाओ, खाना पीना खिलाओ और ये अपने आप सो जाएगा और अपने आप ही बकेगा। इस वजह से किसी को भी ईबो झेला नहीं। तो अब ईबो फाइनली उसके मॉम डैड उसके साथ ऐसी कंडीशन में ही रहते हैं। पर यह ईबो बहुत प्यारा है, उनके मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और हाँ, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते उसके मॉम डैड, जिसमें उसके फादर जो है ना वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं एंड उनका लाइफ काफ़ी सेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुअर है, नहीं, वो बिल्कुल लाइक वो ना पीसफुल लाइफ, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जो है ना वो जीते हैं, जिसमें उसकी मदर जो है ना वो एक डे केयर भी चलाती है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो इसमें ईबो कभी कभी अपनी मॉम की मदद कर देता था और वहाँ पर भी उसने बच्चों को ना पता नहीं क्या क्या सिखा रखा है। बट खैर ऐसी है हमारी ईबो की लाइफ। ईबो खड़ा हो जाता है और बोलता फादर बट
वो तो मेरी फेवरेट पेंटिंग है ना, मॉम से बचाइए ना उन्हें। उसके फादर बोलते हैं तुम उठोगे तभी तो मैं बचाऊंगा ना, तुम जानते हो कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी मॉम से मैं डरता हूँ, मैं तुम्हारे फादर डरते हैं तुम्हारी मॉम से। उसके जो ईपो था वो बोलता हाँ ये तो है फादर, आप तो मुझसे भी ज़्यादा डरते हो मॉम से। उसके फादर बोलते हाँ शादी करी है तो डरना ही पड़ेगा। तो ईपो बोलता है फादर मैं क्यों उठा था? तो उसके फादर बोलता है ओ माय गॉड, हाँ तुम्हें स्टूडियो नहीं जाना है? तो ईपो बोलता हाँ मैं तो भूल ही गया। तो उसके फादर बोलता है तो जल्दी से जाओ, एंड तुम्हारा दोस्त आता ही होगा, तुम्हें पता है ना, जैसे ही वो आएगा तो उसे खाने को चाहिए सब कुछ। तो ये बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया फादर, रात को ना बस पेंटिंग बनाते हुए थे और सपने में उसे देखते देखते मेरी नींद टूट गई। उसके फादर बोलते हैं तुम कब सोओगे ईबो, तुम्हारा वो इमेजिनेशन ही हीरो क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या फिर तुम सिर्फ ऐसे सोचते हो, या तुमने ज़्यादा ही ड्रामे देख लिए हैं? ईबो बोलते फादर जिस दिन वो मुझे मिलेगा ना तो आई स्वेयर मैं ज़रूर आपको उससे मिलवाऊंगा, एंड आपको पता चलेगा मैं पागल नहीं हूँ, सच में वो एग्जिस्ट करता है एंड मैं ही उससे शादी करूँगा। उसके फादर बोलते हैं ठीक है, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा ना तो भगवान के नाते उसे अपनी मॉम से ज़रूर मिला लेना, नहीं तो तुम्हारी मॉम ज़िंदगी भर तुम्हें ना पागल समझती फिरेगी। एंड रही बात शादी के लिए, बट बेटा ये शादी का भूत कब हटेगा तुम्हारे दिमाग से? तो ईबू बोलता कभी नहीं, जब मैं उससे मिल जाऊंगा ना तो मैं फटाफट से प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद फटाफट से हमारा शादी हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको फटाफट से नाना बना दूंगा। ये ना ईबू बोलता है। उसके फादर बोलते हैं हाँ तुम ज़रा सपनों की दुनिया से बाहर आओगे एंड सबसे पहले तुम अपने स्टूडियो जाओगे जिसमें तुम्हें एडमिशन फॉर्म भी भरने हैं। मुझे नहीं पता है कि वो इंसान अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। ईबो बोलता है फादर, ऐसे कहकर ईबो खड़ा हो जाता है बेड से। वो बोलता है फादर क्या आपको डाउट है अपनी जीन्स पे? देखो मेरे जैसा क्यूटी हॉट और इतना क्यूट सा बेबी किसी को पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और फादर आपने कहा था ना, और आपने के ड्रामा में मुझे दिखाया था कि वहाँ पर अगर मैं अपना फेस का फेशियल कराऊँ, हर दिन उसका ख्याल रखूँगा तो वो मेरे प्यार में ज़रूर फॉल हो जाएगा। उसके फादर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसकी आदत ड्रामास को देखने वाली उसके बेटे पे भी चढ़ गई थी। उसके फादर बोलते हैं हाँ ऐसा है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई होगा एंड वो अगर तुम्हें पसंद ना करे, क्योंकि प्यार तो प्यार है, शक्ल सूरत से नहीं देखा जाता, किसी भद्दे इंसान से भी किसी को प्यार हो सकता है, जस्ट उसका हार्ट अच्छा होना चाहिए एंड उसके दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। लेकिन तुम ये जब सोच रहे हो ना, ईबू की आंखों नम हो गई एंड ये देखे ना उसके फादर ने अपना मुंह बंद कर लिया। ईबू बोलता अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊँगा, फादर आप चाहते नहीं हो कि मेरा शादी हो जाए उसके साथ? उसके फादर बोलते हैं नहीं बेबी नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, वो तुमसे ज़रूर प्यार करेगा। ईबू बोलता फटाफट सच में? तो उसके फादर बोलता हाँ। तो ईबू बोलता तब तो ठीक है। देन उसके बाद ईबू बोलता फादर आपको काम नहीं जाना? तो उसके फादर बोलता हाँ जाना है, बट तुम्हारी मॉम मुझे खाना देगी तभी तो जाऊँगा ना। तो ईबू बोलता तुम एक काम करो फादर, तुम नीचे जाओ, मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ। उसके बाद उसके फादर बोलते ठीक है। देन उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ईबो बोलता है एक पेंटिंग को जो कि उसने बनाई थी जब वो मात्र 14 साल का था, पहली बार वो उसको पकड़ता है, जो कि बहुत भद्दी भद्दी सी थी, नॉट टू परफेक्ट बट कुछ ऐसी लाइनें जो कि बहुत ज़्यादा अजीब थी। एंड वो बोलता है तुम, कोई मेरा विश्वास नहीं करता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, मैंने तुम्हें फील किया है, तुम्हें देखा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ये थोड़ा सिली होगा बट हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने जब फर्स्ट टाइम मुझे बचाया था ना तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम कितना ज़्यादा परफेक्ट दिखते हो ना, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हारा मदद भी नहीं किया। देखो ना मेरे को अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। फाइनली अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं कहीं पर भी घूम फिर सकता हूँ और किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। इसके लिए हमारा मिशन गॉड फादर सर्चिंग आज से शुरुआत होगा। मुझे फटाफट से तैयार करना पड़ेगा, रात का मिशन हमें आज कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सोच के ईवो बोलता है तब तक ये अपना ख्याल रखो माय हस्बैंड। ये कहकर वो उस फोटो को किस करता है। उसके बाद वो फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया गया
एक बहुत बड़े पैलेस मेंशन का, जो कि बिल्कुल सिटी से बाहर था। चारों तरफ मॉर्निंग की लाइट्स थी, मेड्स कंटिन्यूसली खाना बना रही थी, एंड जो बटलर्स थे वो बाकी सारा सफाई सफाई का जो भी काम था वो कर रहे थे। गार्ड्स खड़े थे, तैनात दे रहे थे चारों तरफ। एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर गार्ड्स ना हो। गार्डन, हॉल, स्टेयर, किचन के बाहर भी, डाइनिंग रूम के बाहर भी, हर जगह गार्ड्स थे, जैसे कि ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का मंच था। सुबह की रोशनी पड़ते ही हमारी नींद खुली। एक बहुत बड़े जायंट से किंग साइज़ के बेड में एक सोते हुए 32-ईयर-ओल्ड मैन की। उसकी आंखें पड़ते ही उसकी नींद खुल गई एंड वो नीचे उतरा। ऐसा टॉल बिग शरीर जो कि पीछे से इतना ब्रॉड दिख रहा था। चेस्ट काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थी और बाल पीछे थे, लॉन्ग हेयर। उठने के साथ साथ वो सीधा वॉशरूम में चला गया। नहा धोने के बाद वेस्ट में टॉवल लिए हुए वो बाहर आया। बॉडी ऐसी जो कि कॉर्ड की तरह थी। वो विंडो को ओपन करता है जिससे रोशनी बाहर आती है, एंड वहीं पर हमें सान को दिखाया गया। पूरे के पूरे 7 साल के बाद सान चेंज हो चुका था। सान का एज बढ़ चुका था, 32-ईयर-ओल्ड, लेकिन स्टिल सान परफेक्ट था। उसका फेस एकदम कोल्ड हो चुका था। वो सान एकदम फेड हो गया था। आंखों में अजीब सा एम्प्टीनेस लिए हुए सान अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, एंड हमेशा वो उठते के साथ अपने गॉडफादर को याद करता था, जिसकी तस्वीर उनके जो रूम था उनमें थी। जान उनके लिए प्रे करता है। उसके बाद जान अपने फर्दर माफिया के काम के लिए और बिज़नेस के काम के लिए तैयार होना स्टार्ट करता है, जिसमें वो हमेशा मिस्टर परफेक्ट की तरह बिना कोई दाग वाले सूट को पहने, एकदम स्ट्रेट, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। टाई लगा के सीधा नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद सभी लोग उन्हें बो करते हैं। जान उनकी तरफ देखता तक नहीं है। उसकी आंखें इतनी पैनी थी ना कि कोई भी उससे डर जाता। उसके बाद जान कोने के चारों तरफ देखता है जिसमें उसे कोई नहीं दिखता है। जान जो था वो गार्ड की तरफ देखता है, कुछ इशारा करता है। गार्ड उन्हें इशारा करते हैं गार्डन की तरफ। जान शाय करता है और फटाफट से एलिगेंट के तरीके से तरह एकदम बॉस की तरह बाहर जाता है और गार्डन एरिया में घूमने लग जाता है। जान आजू बाजू देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल इमोशनल लेस थी, फेस इमोशनल लेस था, लेकिन उसकी आंखें किसी को सर्च कर रही थी। ये सी हमें गार्डन के रोज़ एरिया के जो गार्डन के एरिया के जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, वो एरिया जो अलग सा पेट्स के लिए बनाया जाता है ना, वहाँ पर दिखाया गया। एक छोटी सी 7 या 8-ईयर-ओल्ड बेबी डॉल को, जो कि वहाँ पर गार्डन की मिट्टी में खेल रही थी और खोद रही थी, और एक एक रोज़ के जो पौधे थे उनको खींच खींच के तोड़ रही थी। रोज़ को भी जान जब गिगलिंग की वॉइस सुनता है तो वो शाय करता है, एंड वो जानती थी कि सुबह का उसका मॉन्स्टर जाग चुका था। जान फटाफट से वहाँ जाता है एंड वो रोज़ाना की तरह अपने प्यारे से गार्डन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। जान पीछे से आता है और उस लेडी के बाजू को टच करते हुए बोलता है, हेलो लुलू अगेन। देन वो जो बेबी थी वो पीछे देखती है। उसके पूरे फेस में मिट्टी लगी हुई थी और साइड में एक हैमस्टर था, मतलब वो छोटा सा होता है ना एकदम चूहे की तरह, हैमस्टर पैट वो था। वो भी उसी के साथ में कूद रहा था, एंड उसकी भी चारों तरफ पत्तियाँ, पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा था। ये देख कर जान शाय करता है। वो इतना बड़ा माफिया बॉस है, पूरी दुनिया उससे डरती है, लेकिन वो जिससे डरता है वो है उसकी एक लौती बेटी लुलू, जो कि बहुत शैतान है और जान की बात तक नहीं मानती है। एंड लुलू इतनी स्टबन है ना, इतनी प्यारी है कि जान उसे बहुत डरता है। लाइक वो ये सोचता है कि अगर लुलू गुस्सा हो गई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होता है। जान अपनी बेटी से इतना प्यार करता है ना कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी। लुलू काफ़ी इतना तो हो चुकी थी कि वो चल फिर, मतलब 7, 8, 9 कुछ ऐसी ईयर की थी लुलू। बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा नॉटी स्टबन ऐसी थी। लुलू पीछे देखती है जहाँ उसके फादर खड़े थे। लुलू बोलती, आप मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो? इस तरीके से हमारी प्यारी सी
हमारी लिटिल लेडी बोलती है। जान बोलता है, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया है कि मेरी प्यारी सी लुलू मुझसे थोड़ा रूठ की है। क्योंकि लुलू जब इस तरीके से बात करती है ना, तो उसे पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ लुलू को गुस्सा कर रखा है। तो जान लुलू के सॉफ्टली बोलता है और उसे कैरी करता है। लुलू बोलता है, फादर आप मुझसे बात भी मत कीजिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, और मेरा मिस्टर हैमस्टर भी हमसे बात नहीं करना चाहता है। ये कहकर लुलू अपना मुंह फेर लेती है और हैमस्टर भी अपना मुंह फेर लेता है। वो हैमस्टर बहुत ज़्यादा पैटली था एंड वो लुलू की हर इंस्ट्रक्शन को मानता था। लुलू गुस्सा होती तो हैमस्टर भी गुस्सा हो जाता था, खाना नहीं खाता था। एंड जान जानता था ये दोनों एक जैसे ही हैं। जान फिर भी अपनी बेटी को, उस हैमस्टर को सीधा हमारे मेंशन के अंदर ले जाता है। लुलू ने मुंह फेरा हुआ था। लुलू को अपने उसी के रूम पे ले जाके जान उसे बेड में बिठाता है एंड वो खुद फ्लोर पे जाके बैठ जाता है। और हैमस्टर भी जान के जो हाथ में था वो भी अपना मुंह फेरे हुए था। अब जान बोलता है, ओके माय लेडी। ये बोलते बोलते वो लुलू के पैर से उसके शूज़ को निकालता है जो कि बहुत गंदे हो गए थे। तो जान बोलता है, तो अब कौन सा डॉल है, कौन सी फरमाइश है जो कि तुम्हारी पूरी करनी है माय लेडी। लुलू बोलता है कि मुझे कोई डॉल नहीं चाहिए फादर, और हैमी को भी कोई डॉल नहीं चाहिए। तो जान बोलता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी बेटी को चाहिए और उसकी हैमस्टर को चाहिए, लिटिल मिस्टर हैमी को। तो लुलू बोलती है, आप फादर बनिए मत, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा भागते रहते हो। जान बोलता है, आई प्रॉमिस माई लेडी, मैं नहीं भागूंगा, सच में। तुम बताओ तो सही क्या हुआ है। हाँ, क्या मिस्टर हैमी ने परेशान किया है या फिर कुछ हो गया है। अब उसकी बेटी वो बोलता है, फादर डैडी आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट वीक पे। तो जान सोचने की कोशिश करता है, लास्ट वीक, अरे वो माफिया के और बिजनेस को इतना संभालने में लगा रहता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता। तो जान बोलता है, आई एम सॉरी माई लेडी, बट मेरे को नहीं पता क्या बोला था। तो लुलू बोलती है, आप ऐसे ही हो, आप हमेशा मेरे को याद नहीं रखते हो, आप मेरी बातों को नहीं मानते हो, हैमी भी आपसे परेशान है। ऐसे कहकर जान के हाथ से वो हैमस्टर को ले लेता है और वो गुस्से में उसी तरफ देखने लग जाती है, जिसमें हैमस्टर भी उसी की तरफ घूर घूर के देखने लग जाता है। जान बोलता है, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी माई लेडी, बट क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो लुलू बोलती है, आप हमेशा ऐसे करते हैं फादर, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ऐसे कहकर लुलू पाउट करती है। जान बोलता है, शाय करके, कि वो किस तरीके से अब अपनी बेटी को संभालेगा। जान बोलता है, ओके माय लेडी, आई एम सो सॉरी, अब तुम मुझे बताओगी कि मेरी डॉटर को क्या चाहिए, क्या मेरी बेटी चाहती है। आई प्रॉमिस तुम्हारे फादर तुम्हें सब ला के देंगे, सच में। इस तरीके से वो बोलती हैं। तो जो लुलू थी वो बोलती है, सच में। तो जान बोलता है, पक्का। तो जान को ना लुलू देखते हैं, वो बोलता है, हाँ। तो लुलू को एक क्यूट सी मदर चाहिए जो कि लुलू का ख्याल रख सके और हमेशा उसके साथ खेल सके। फादर आप एक मदर को लेके आइए ना, एक क्यूट सी, और हैमी भी एक मदर को चाहता है, प्लीज़ ना। इस तरीके से लुलू डिमांड करती है। जान जानता था कि इसकी बेटी बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है इस मेंशन में, क्योंकि वो हमेशा यही रही है ना। जान बहुत कमियों से जाने देता है, सिर्फ जब वो थोड़ा सा पढ़ने के लिए जाती है ना, वो नहीं होता प्ले स्कूल में, तब उसके साथ भी वो रहते हैं गार्ड। तो जान बोलता है, माय लेडी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ये चीज़ नहीं हो सकती है, तुम्हें मदर क्यों चाहिए, क्या तुम अपने फादर से प्यार नहीं करती हो। लुलू बोलती है, फादर ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बट फिर भी प्लीज़ आप एक मदर को लिया ही ना, क्यूट सी। जब मैं सबकी मदर को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर होती तो कितना अच्छा होता ना। फादर आप क्यों नहीं किसी को डेट करते हो। जान क्या बोले, उसकी लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही है, वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके फादर बोलते हैं, लुलू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बट मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दूँगा, लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। तो
तुम इस चीज़ की ज़िद मत करो, तुम एक काम करो, तुम हैमस्टर को और अपने आप को अच्छी तरीके से तुम्हारी नैनी में तुम्हें भेजता हूँ, वो तुम्हें नहला देगी और खाना खा लेना। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई स्वेयर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चोको केक ज़रूर लेके आऊँगा। ये कह के जान वहाँ से चला गया। जान थोड़ा उस टाइम बोल्ड हो गया था क्योंकि लुलू कॉन्स्टेंटली उसे फोर्स कर रही थी और जान जानता था जो उसका प्रोफेशन था उसमें किसी और को शादी करने का मतलब है उसके ऊपर पूरा टारगेट होना। जान ने कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया एंड लुलू के जन्म लेने के बाद भी कभी किसी से शादी भी नहीं करी। तो जान ये फिक्स था कि वो ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेगा और हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखेगा, उसका फुल कंसंट्रेट उसकी बेटी की तरफ रहेगा। इसीलिए जान अपनी प्यार अपनी ज़िंदगी की लाइफ में कोई सी भी फीलिंग्स नहीं आने देना चाहता है। इसीलिए वो कोल्ड बन गया लुलू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लुलू हमेशा उसे कॉन्स्टेंटली बोलती थी लेकिन जान नहीं माना। जान लुलू की हर वो ख्वाहिश को पूरा करता है जो वो बोलता ही है, लेकिन ये ख्वाहिश वो कभी कंप्लीट नहीं कर सकता है। जान कोल्डली वहाँ से निकल जाता है और बिना ब्रेकफास्ट करे हुए बटलर को ये ऑर्डर्स दे रहा है कि लुलू का ख्याल रखना, उसे अच्छी तरीके से खिला देना और हाँ वो शाम को ज़रूर वापस आएगा और साथ साथ में उसकी कॉन्स्टेंटली हर एक चीज़ की निगरानी रखी जाए। ये सोच के जान वहाँ से चला गया कार में बैठा और ड्राइवर के साथ। लुलू वहीं पर ही रह गई। गुस्से में लुलू बोलती है डैडी बहुत बुरे हैं ना हैमी, हैमस्टर भी चीख चीख करता है। लुलू बोलती है इसका मतलब है हमें प्लान बी स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब है हमको खुद ही प्लान मदर मिशन खोजो करनी पड़ेगी। हैमी तुम और मैं एक अच्छे से मदद को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। फादर तो बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनके अंदर कोई रोमांस नहीं है, लेकिन मैं लुलू शाह लुलू मैं एक मॉम को ढूंढ के निकालूंगा, है ना? तुम तैयार हो हैमी? हैमस्टर भी नोट करता है। उसके बाद लुलू फटाफट से नहा धो के एक प्यारी सी ड्रेस पहनती है जिसमें वो पिंक कलर की ड्रेस और ऊपर से एक प्यारी सी सिली सी कैप पहनती है और मिस्टर हैमस्टर के जो कपड़े थी वो भी उसे पहनाती है और एक छोटी सी प्यारी सी टिनी सी जो कैप थी उसे पहना देता है। एंड उसके बाद हैमस्टर भी अपने आप को मिरर में देखता है। लुलू बोलती है सो मिस्टर हैमी आप तैयार हो मिशन सर्च मॉमी के लिए? तो हैमस्टर भी अपने हाथों को उठाता है। लुलू बोलता है चलो। ये कहकर लुलू और जो हैमस्टर थे वो चले जाते हैं और जो गार्ड्स थे वो लुलू को उसके खाना उसको खिलाते हैं। उसके बाद उसको जो था ना वो चाइल्ड केयर सेंटर, मतलब केयर सेंटर नहीं उसे क्या कहेंगे, जिसमें बच्चों को रखा जाता है, थोड़ा बहुत खिलाया विलाया जाता है, प्ले स्कूल में ले जाते हैं। लुलू आज डिटरमाइन थी, उसे सारी तैयारी कर ली थी। हैमस्टर जो था ना वो मिरर के पास दे रहा था। लुलू बोलती है फादर मैं ज़रूर एक मदद को ढूंढ निकालूंगा। आपको एक वाइफ की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे एक मॉमी की ज़रूरत है, मुझे एक मॉमी चाहिए। और लुलू दुनिया की सबसे प्यारी मॉमी को अपने साथ ज़रूर लेके आएगी। और इसी के साथ हमारे फर्स्ट पार्ट का डी एंड हो गया। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या सच में लुलू एक प्यारी सी मॉम को ढूंढ निकालती है जो कि उसके फादर से मैरिज करेगी और क्या जान मानेगा इस चीज़ के लिए। और दूसरी तरफ हमारा वांग यीबो क्या वो जान से मिल पाएगा उसके गॉडफादर से जिसने उसे बचाया था, या फिर उसकी भी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी। ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। देखते हैं ये 3 के 3 किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे हमारा ईबो अपने गॉडफादर से मिलेगा और हमारी प्यारी सी लुलू अपनी मदर से मिल पाएंगी। ये तो अगले ही पार्ट में दिखेगा। एंड आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। और सॉरी मैंने स्टार्टिंग में शांगवांग एफ बोला था, नहीं मैं खुद भूल गई थी गाइस, देखा ना मैं भूल जा रही हूँ चीज़ों को। मैं ये जान ही एफ है, ठीक है, तो ये जान ही एफ है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बोला अरे दीदी आपने शांगवांग बोला, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इसी वजह से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगी जल्द से जल्द। मैं कुछ भी करूँगी रिकॉर्डिंग फटाफट से ही करूँगी और आगे के पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। किस तरीके से हमारा ईबुक किस हद तक जाता है जान से को अपना बनाने के लिए और किस हद तक हमारी लुलू जाएगी एक मदर ढूंढने के लिए, और क्या जान कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाएगा, ये तो आपको अगली पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हम अपना कमेंट्स में इस स्टोरी के लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा, बाय बाय।